आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक पुस्तक का पाठन प्रस्तुत है। हिंदी शब्द का अर्थ। हिंदी भारतवर्ष के एक बहुत विशाल प्रदेश की साहित्य भाषा है। राजस्थान और पंजाब राज्य की पश्चिमी सीमा से लेकर बिहार के पूर्वी सीमांत तक तथा उत्तर प्रदेश के उत्तरी सीमांत से लेकर मध्य प्रदेश के मध्य तक के अनेक राज्यों की साहित्यिक भाषा को हम हिंदी कहते आए हैं। इस प्रदेश में अनेक स्थानीय बोलियां प्रचलित हैं। सबका भाषा शास्त्रीय ढांचा एक जैसा ही नहीं है। साहित्य में भी किसी एक ही बोली के ढांचे का सदा व्यवहार नहीं होता था। फिर भी हिंदी साहित्य की चर्चा करने वाले सभी देशी विदेशी विद्वान इस विस्तृत प्रदेश के साहित्यिक प्रयत्नों के लिए व्यवहृत भाषा या भाषाओं को हिंदी कहते रहे हैं। वस्तुतः हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी शब्द का व्यवहार बड़े व्यापक अर्थों में होता रहा है। जिस विशाल भूभाग को आज हिंदी भाषी भाषा क्षेत्र कहा जाता है, उसका कोई एक नाम खोजना कठिन है, परंतु इसके मुख्य भाग को पुराने जमाने से ही मध्य देश कहते रहे हैं। यद्यपि वर्तमान भारतवर्ष के रूप को देखते हुए इस विस्तीर्ण भूभाग को मध्य देश कहना ठीक नहीं मालूम होता, तो भी यह शब्द प्राचीन काल से ही बहुत अधिक परिचित है। इसीलिए इस पुस्तक में हम हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र जैसे भारी भरकम शब्द का सदा व्यवहार न करके मध्य देश का ही व्यवहार करेंगे। लगभग 1 सहस्त्र वर्षों से इस मध्य देश में साहित्यिक प्रयत्नों के लिए एक प्रकार की केंद्रीय भाषा का व्यवहार होता रहा है। देश काल भेद से साहित्यिक भाषा के रूपों में भेद अवश्य पाया जाता है, परंतु प्रयत्न बराबर यही रहा है कि यह भाषा केंद्रीय भाषा के निकट रहे। हिंदी की एकता इस प्रयत्न में ही है। यह परंपरा आज भी ज्यों की त्यों है। यद्यपि इस भाग में अनेक उपभाषाओं का प्रयोग होता है, किंतु समाचार पत्र, सभा समितियों की कार्यवाहियाँ, पाठ्य पुस्तकें, व्याख्यान और विचार विमर्श आदि केंद्र कार्य केंद्रीय भाषा में ही किए जाते हैं। हिंदी शब्द का व्यवहार इसी केंद्रोन्मुख भाषा के अर्थ में होता है। जिन क्षेत्रों के लोग अपने साहित्यिक प्रयत्नों में केंद्रोन्मुखी भाषा का प्रयोग करते हैं, वे ही आज हिंदी भाषी कहे जाते हैं। इनका यह प्रयत्न नया नहीं है। वस्तुतः हिंदी शब्द उतना एक रूपा भाषा के अर्थ में व्यवहृत नहीं होता जितना परंपरा के अर्थ में होता है। दीर्घ काल से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक अपभ्रंश भाषा के साहित्य को भी हिंदी साहित्य के पूर्व रूप में ग्रहण करते आए हैं। मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक में अनेक अपभ्रंश रचनाओं को स्थान दिया है। स्वर्गीय पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहना अधिक पसंद करते थे, जैसा कि नागरिक प्रचारी पत्रिका नवीन संस्करण भाग 2 में लिखित है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने इतिहास के प्रथम संस्करण में आदिकाल के अंदर अपभ्रंश रचनाओं की भी गणना की थी, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत मानी जाती रही है। सुप्रसिद्ध विद्वान श्री राहुल सांकृत्यायन ने भी अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी कहा है। उन्होंने जब बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को हिंदी कहा था, तब बड़ा विरोध हुआ था, क्योंकि बंगाल के विद्वान उसे बंगला मानते आए हैं। इसी तरह गुजरात के विद्वान पश्चिमी अपभ्रंश की रचनाओं को जूनी गुजराती अर्थात पुरानी गुजराती मानते आए हैं। विद्वानों ने अनेक बार यह प्रश्न किया है कि क्या अपभ्रंश को हिंदी कहा जा सकता है। अपभ्रंश का साहित्य। बहुत दिनों तक पंडितों को अपभ्रंश साहित्य की जानकारी बहुत कम थी। कम तो अब भी है, पर अब पहले की अपेक्षा इस भाषा का बहुत अधिक साहित्य हमारे पास है। सन 1877 ईस्वी में पिसेल ने हेमचंद्र आचार्य के प्राकृत व्याकरण का सुसंपादित संस्करण निकाला था। इस पुस्तक के अंत में प्राकृतों से भिन्न अपभ्रंश भाषा का व्याकरण दिया हुआ है और अपभ्रंश के पदों के उदाहरण के लिए अपभ्रंश के कुछ पद्य अधिकतर दोहे उद्धृत किए गए हैं। हेमचंद्र आचार्य जैन धर्म के महान आचार्य थे। वे अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते थे। इनके प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश की चर्चा है। अन्य प्राकृतों में व्याकरण के प्रयोग का उदाहरण देते समय तो उन्होंने एक शब्द या एक वाक्यांश को पर्याप्त समझा है, पर अपभ्रंश के पदों का उदाहरण देते समय उन्होंने पूरे दोहे उद्धृत किए हैं। इससे इस भाषा के प्रति आचार्य की ममता सूचित होती है। वे उन सभी से एक शब्द या आवश्यकता पड़ने पर एक ही वाक्यांश उद्धृत कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा न करके पूरा पद्य उद्धृत किया है। इस प्रकार बहुत सी अमूल्य साहित्यिक रचनाएं लुप्त होने से बच गई हैं। बहुत दिनों तक अपभ्रंश भाषा और साहित्य के अध्ययन के लिए विद्वान लोग इन्हीं दोहों के से संतोष करते आए हैं। इनमें कई कवियों की रचनाएं हैं। कुछ रचनाएं हेमचंद्र आचार्य की भी हो सकती हैं। पिसेल ने भी जब 1902 ईस्वी में जर्मन भाषा में अपनी पुस्तक प्रकाशित की, तो
प्रधान रूप से इन दोहों का अध्ययन किया और अन्य उपलब्ध साहित्य अर्थात विक्रमोर्वशीय, सरस्वती कंठाभरण, पैताल पंचविंशति, सिंहासन द्वात्रिंशतिका और प्रबंध चिंतामणि आदि ग्रंथों में प्रसंग क्रम से आई हुई कुछ अपभ्रंश रचनाओं का उपयोग किया। उनका विश्वास था कि अपभ्रंश का विशाल साहित्य अब खो गया है। बहुत दिनों तक अध्ययन इससे आगे नहीं बढ़ा। गुलेरी जी ने अपनी पुस्तक में कुमारपाल चरित और प्रबंध चिंतामणि आदि में संग्रहित पदों की चर्चा की है, पर हेमचंद्र आचार्य के संग्रहित दोहे उनके भी प्रधान सबल थे। बहुत दिनों तक इन्हीं पुस्तकों में प्राप्त बिखरी हुई सामग्री से अपभ्रंश भाषा और साहित्य का मर्म समझा जाता रहा। सन 1913-14 में एक जर्मन विद्वान हरमन याकोबी इस देश में आए। अहमदाबाद के एक जैन ग्रंथ भंडार का अवलोकन करते हुए एक साधु के पास उन्होंने भविष्यत कहा कि एक प्रति मिली। उन्होंने इसकी भाषा देखकर समझा कि यह अपभ्रंश की रचना है। इस समाचार से विद्वानों में बड़ा उत्साह आया और अन्य अपभ्रंश ग्रंथों को पाने की आशा बलवती हुई। बाद में अनेक जैन भंडारों की खोज करने पर अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं प्राप्त हुईं। यद्यपि ये रचनाएं अधिकांश में जैन कवियों की लिखी थी, परंतु इनसे लोक भाषा के अनेक काव्य रूपों पर बिल्कुल नया और चकित कर देने वाला आलोक पड़ा। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जोइंदू, राम सिंह आदि प्रथम शैली के जैन कवियों की तो रचनाएं प्राप्त हुई ही, अब्दुल रहमान जैसे मुसलमान कवि की उत्तम रचना भी प्राप्त हुई। अब हमारे सामने समृद्ध अपभ्रंश साहित्य का बहुत उत्तम निदर्शन है। जैनेतर अपभ्रंश। सन 1916 ईस्वी में महामहिम पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से प्राप्त अनेक बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को बौद्ध गान और दोहा नाम देकर बंग अक्षरों में प्रकाशित किया। इन पदों और दोहों की भाषा को शास्त्री जी बंगला कहा है। बाद में शहीदुल्लाह और डॉक्टर प्रभुचंद्र बागची, पंडित राहुल शंकर के प्रयत्नों से इस श्रेणी के और साहित्य का भी कुछ प्रकाशन हुआ। वस्तुतः इन दोहों और पदों की भाषा भी अपभ्रंश ही है, पर कुछ पूर्वी प्रयोग उसमें अवश्य है। दोहों की भाषा में तो निश्चित अपभ्रंश की मात्रा अधिक है, अर्थात इनमें भी केंद्रीय भाषा के निकट जाने का प्रयत्न है। शास्त्री जी के उद्योगों से ही विद्यापति की कीर्तिलता का प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक की और इसके साथ ही इसी कवि की लिखी हुई एक और पुस्तक कीर्ति पताका की सूचना तो ग्रियर्सन ने पहले ही दे रखी थी, पर इसे प्रकाशित करने का श्रेय शास्त्री जी को है। विद्यापति ने स्वयं इस पुस्तक की भाषा को अवहट्ट अपभ्रंश कहा है। कीर्ति पताका की जो भाषा है वह अवहट्ट अपभ्रष्ट या अपभ्रंश कहा है। इसमें भी मैथिली प्रयोग मिलते हैं, इसमें गद्य का भी प्रयोग है। अधिकांश मैथिली प्रयोग गद्य में ही मिलते हैं, पद्य में अपभ्रंश के प्रयोग ही अधिक मिलते हैं। इस पुस्तक में भी केंद्रीय भाषा के निकट रहने का वैसा ही प्रयत्न जैसा बौद्ध सिद्धों के दोहों में है। राजपूतानी में ढोला मारू के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके प्राचीनतर रूप का संपादन राजस्थान के 3 विद्वानों श्री राम सिंह, श्री सूर्यकर्ण पारीख, श्री नरोत्तम स्वामी एमए ने किया है। इस प्रकार अपभ्रंश के निकट जाने वाली भाषा के अध्ययन का एक और मूल उपलब्ध हुआ। लक्ष्मीधर नाम के एक और पंडित ने लगभग 14वीं सदी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक किया था। प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना है और उदाहरण रूप में कई ऐसे कवियों की रचनाएं उद्धृत हैं जिनका पता और किसी मूल से नहीं लगता। इस ग्रंथ में उद्धृत कविताओं में कई कवियों के नाम भी मिल जाते हैं, पर अधिकांश कविताओं के रचयिता अज्ञात ही हैं। यह बिब्लियोथिका इंडिका में प्रकाशित हुआ था। जिन प्रतियों के आधार पर इनका संपादन हुआ उनका समय 16वीं शताब्दी से पहले बताया गया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का अनुमान है कि इसमें 9वीं से 12वीं शताब्दी तक के कवियों की कविताएं संकलित हैं। इस प्रकार जैनेतर अपभ्रंश का भी एक काफी अच्छा साहित्य हमें उपलब्ध हो गया। इन प्रकाशित रचनाओं के आधार पर और स्वयंभू नामक प्रसिद्ध जैन कवि की प्रकाशित रचनाओं का अध्ययन करके प्रसिद्ध विद्वान पंडित राहुल शंकर ने हिंदी काव्यधारा नाम का एक उपयोगी संग्रह प्रकाशित किया। इसमें अब तक के प्राप्त अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की अनेक रचनाओं के नमूने प्राप्त हो जाते हैं। राहुल जी ने जिन कवियों की रचनाओं को अपने संग्रह में स्थान दिया उनकी सूची सिद्ध करती है कि अब विद्वानों में काफ़ी महत्वपूर्ण साहित्यिक सामग्री प्राप्त हो गई है।